ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिससे जिंदगी को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। रोहित और रिया से कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी अनिका भी बड़े ही ध्यान से सुनना चाहती थी कि आखिर रोहित अपनी बेटी को क्या नसीहत देने वाला था। तभी रोहित ने रिया को एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर अनिका के होश उड़ गए। रोहित ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो रिया, यह दुनिया काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ जीने के लिए कभी कभी अपने ही अपनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी तुम सारी बातें समझने के लिए बहुत छोटी हो, मगर कल किसी ने नहीं देखा। कल अगर तुम्हारी जिंदगी में मैं ना रहूं, तुम्हारी माँ ना रहे, तब तुम्हें किस तरह से जीना है, यह समझाने के लिए मैं तुमसे यह बात कह रहा हूँ। माना कि अभी तुम्हारे दोनों भाई काफी तुम्हारी देखभाल करते हैं, मगर हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके नेचर में भी बदलाव आ जाए। उनके लिए भी यह सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। आगे चलकर जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए उन्हें भी काफी कंपटीशन का सामना करना होगा। हो सकता है कि फ्यूचर में उन दोनों को एक दूसरे से ही कंपटीशन करनी पड़े। ऐसे में हो सकता है कि धीरे धीरे तुम्हारे लिए उनका प्यार भी कुछ कम हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम अचानक इस पूरी दुनिया में अपने आप को अकेली महसूस करोगी। रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पापा उसे क्या कहना चाह रहे थे। रिया की आंखों में कंफ्यूजन देखकर रोहित ने रिया से कहा, देखो, अभी तुम बहुत छोटी हो, हंसो खेलो जो जी में आए करो, मगर वक्त रहते तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना होगा। अपने भाइयों से बहुत प्यार करो, मगर भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर रखो। अनिका रोहित की बातें सुनकर दंग रह गई। अनिका ने रोहित का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित अपनी बेटी के प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुका था, मगर अनिका ने कभी यह नहीं सोचा था कि रोहित नन्ही सी रिया को इस तरह की नसीहत भी दे सकता था। रोहित और अनिका को गुड बाय कहने के बाद रिया अपने बेडरूम में चली गई। अक्सर रात को बिस्तर पर लेटी अनिका गहरी नींद में सो जाती थी, मगर आज रोहित की बातें सुनकर अनिका मन ही मन यह सोचने लगी थी, आखिर रोहित ने रिया को इस तरह की सलाह क्यों दी थी। क्या रोहित को आज भी ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर से ज्यादा प्यार करता है, या आर्यन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर रोहित को यह एहसास हुआ था कि फ्यूचर में आर्यन मारवा एम्पायर पर अपना कब्जा जमाने के लिए रिया की हिस्सेदारी को नजरअंदाज कर सकता है। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, उनके बारे में इस तरह की सोच रखने पर अनिका को रोहित पर काफी हैरानी हो रही थी। सुबह जब अनिका जगी तब 11 बज चुके थे। हमेशा की तरह रोहित ऑफिस के लिए निकल चुका था। नीचे हॉल में बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। दादी माँ, जो अपनी उम्र के मुताबिक अभी भी काफी सेहतमंद लग रही थी, वह अपनी व्हील चेयर पर बैठी सेब काटकर आर्यन को खिला रही थी। दादी माँ भले ही अलेक्जेंडर और रिया से नफरत नहीं करती थी, मगर कहीं न कहीं दादी माँ की बर्ताव से यह बात साफ जाहिर थी कि दादी माँ का चहेता सिर्फ और सिर्फ आर्यन था। लॉन्ग पैंट, व्हाइट शर्ट और स्कूल के ब्लेजर में आर्यन काफी स्मार्ट नजर आ रहा था। हमेशा ही हर चीज में अव्वल आने वाला आर्यन बिल्कुल रोहित की ही तरह काफी सोफिस्टिकेटेड अंदाज में टेबल मैनर्स पर ख्याल रखते हुए छुरी और चम्मच से अपना नाश्ता कर रहा था। हालांकि रिया और अलेक्जेंडर दोनों ही हाथ से खाना पसंद करते थे, मगर आर्यन को उन दोनों के टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। आर्यन ने बड़ी बड़ी आंखों से रिया की ओर घूरते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, इस तरह से खाना नहीं खाते। इट्स इज वेरी अनहाइजीनिक। आर्यन के बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, अरे यह कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं खुद इतने साल विदेश में रहा हूँ। मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही छुरी और कांटे से नाश्ता किया करता था, मगर जब से यहाँ इंडिया में आया हूँ मैंने वह आदत छोड़ दी है, और बिलीव मी, यह अनहाइजीनिक नहीं है। जैसे ही दादी माँ ने अलेक्जेंडर की यह बात सुनी, दादी माँ ने आर्यन की पीठ पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटा, वह जैसे खाना चाहते हैं उन्हें खाने दो।
वैसे भी बड़े होकर मारवा हाउस का प्रेसिडेंट होने के नाते लोगों के सामने तुम्ही को जाना है। तुम जिस तरह का बर्ताव, मैनर्स और एटिकेट रखते हो, वही इमेज लोग मारवा परिवार के बारे में अपने दिल में लेकर जाएंगे। दादी माँ ने यह बात साफ कर दिया था कि रिया और एलेक्जेंडर को वह मारवा हाउस के फ्यूचर लीडर्स के तौर पर नहीं देख सकती थी। दूर खड़ी अनिका यह सब कुछ बड़ी ही शांति से सुन रही थी। अनिका चाहती थी कि उसके तीनों बच्चे घुल मिल कर रहें और तीनों के बीच इतना प्यार हो कि तीनों को कभी किसी भी मुसीबत के सामने अकेले न लड़ना पड़े। मगर रोहित और दादी माँ के एक तरफा प्यार ने तीनों बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ाना शुरू कर दिया था। तभी अचानक अनिका के मोबाइल पर श्रेया का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, क्या तुम अभी इसी वक्त घर आ सकती हो? श्रेया का इस तरह का मैसेज देखकर अनिका हैरान रह गई। अनिका जल्दी से तैयार होकर गुलेरिया हाउस पहुंची। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया बिना किसी कारण कभी भी इस तरह अनिका को डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। गुलेरिया हाउस पहुंचते ही अनिका ने देखा कि श्रेया अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए दरवाजे पर खड़ी अनिका का इंतजार कर रही थी। अनिका के आते ही श्रेया ने अनिका को गले से लगा लिया। श्रेया की खुशी का कारण अनिका जान नहीं पा रही थी। श्रेया के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया काफी शर्मीली थी, मगर श्रेया और आकाश की शादी को काफी अरस बीत चुका था। इस तरह की चमक तो अनिका ने श्रेया के चेहरे पर शादी के वक्त भी देखी थी। अनिका ने मुस्कुराते हुए श्रेया के गालों पर हाथ रखकर पूछा, अरे क्या बात है, आज इतनी खुश नजर आ रही हो? अचानक मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? अनिका की बात सुनने के बाद भी श्रेया के चेहरे से मुस्कुराहट कम नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद श्रेया अनिका के बिल्कुल पास गई और कानों के पास जाकर कहने लगी, मैं माँ बनने वाली हूँ। श्रेया ने जो खबर सुनाई थी वह सुनकर अनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिंकी को बहुत जल्द एक भाई या बहन की कंपनी मिलने वाली थी। पिंकी की शारीरिक कमजोरी को देखते हुए आकाश और श्रेया ने यह तय किया था कि जब तक पिंकी फिर से फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं हो जाती, वह अपने प्यार को बंटने नहीं देंगे। मगर पिछले कुछ महीनों से पिंकी की तबीयत में काफी सुधार आ गया था। गुलेरिया हाउस में बड़े से डाइनिंग हॉल में धीरे धीरे बड़ी हो रही पिंकी अपने दादा करण गुलेरिया के बिल्कुल बगल में बैठी पढ़ाई कर रही थी। पिंकी के होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नजर आ रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल। पिंकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी श्रेया की ही इमेज पिंकी के चेहरे से नजर आ रही थी। अनिका ने धीमी आवाज में अपने पास खड़ी श्रेया से पूछा, क्या तुमने यह खबर पापा को सुनाई है? चेहरे पर मुस्कान लिए शर्मा रही श्रेया ने ना में अपना सर हिला दिया। जब अनिका घर के अंदर दाखिल हुई तब करण अपनी जगह से खड़े हो गए। करण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में फिर से पुरानी ताकत लौट आई थी। पैंट, जीन्स, सिंपल टी शर्ट में करण काफी हैंडसम नजर आ रहे थे। अनिका को अपनी ही मेडिकल ट्रीटमेंट पर गर्व होने लगा था। अगर कुछ वक्त पहले करण की हालत कोई देखता तो वह कभी यह सोच नहीं सकता था कि करण एक दिन फिर से अपनी पुरानी पर्सनालिटी में लौट आएंगे। मगर अनिका की दवाइयां और अनिका के ट्रीटमेंट ने करण पर जैसे जादू कर दिया था। 55 साल के करण बिल्कुल किसी 35-40 साल की उम्र के बिजनेस टाइकून जैसे लग रहे थे। अगर स्टाइल की बात की जाए तो अब रोहित और करण के अंदर अगर कंपटीशन रखी जाए तो कांटे की टक्कर हो सकती थी। अनिका को घर के अंदर आता हुआ देखकर करण ने अनिका का वेलकम करते हुए कहा, आज कई दिनों बाद मेरी बेटी अपने घर पर आई है, जरूर कोई खास बात होगी। तुम जब जब घर में आती हो इस घर में खुशियां ही खुशियां छा जाती है। बताओ आज क्या खुशखबरी लाई हो? इससे पहले कि अनिका के चेहरे की मुस्कान शब्दों में बदल जाए, पिंकी अनिका को देखकर दौड़कर अनिका के पास आई और उससे लिपट गई। पिंकी को ढेर सारा प्यार करने के बाद अनिका ने मुस्कुराते हुए करण की ओर देखकर कहा, बात तो वाकई खुशी की है, आप फिर से दादा बनने वाले हैं। अनिका करण के बीच काफी कम बातचीत होती थी, मगर अनिका जानती थी कि करण उसे कितना प्यार करते थे। करण अनिका के अपनी जिंदगी जीने का आदर और कारण दोनों समझते थे और आज अनिका के मुंह से यह बात सुनकर करण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। करण ने जब अनिका के पीछे खड़ी श्रेया की ओर देखा तो श्रेया ने अपनी नजरें झुका ली और करण के पास आकर उनके पैर छुए। श्रेया को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए करण ने कहा, अब मुझे और क्या चाहिए?
तुम्हारा और आकाश का परिवार पूरा हो जाए, इससे ज्यादा अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। करण वैसे तो काफी सोफिस्टिकेटेड बिहेव करते थे, बहुत कम बोलते थे। मॉर्निंग वॉक पर जाना, उसके बाद गोल्फ खेलना, घर आकर लंच करना, कुछ देर आराम करना, फिर क्लब में जाकर गोल्फ खेलना, यह सारी बातें करण की रूटीन सेट हो चुकी थी। बिजनेस का सारा बोझ आकाश के कंधों पर डालकर करण ने रिटायरमेंट ले लिया था। मगर आज अनिका के मुंह से यह खबर सुनकर करण नौकरों को बुलाकर कहने लगे, आज घर में एक दावत रखी जानी चाहिए। मैं हमारे करीबियों को बुलाने वाला हूँ। आज शाम गुलेरिया हाउस में वह जश्न होगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। नौकरों को यह बात कहने के बाद करण गुलेरिया अनिका की ओर मुड़कर कहने लगे, तुम अभी के अभी आकाश को कॉल करो और उसे घर बुलाओ। आज से कुछ दिनों तक उसकी ऑफिस से छुट्टी। मैं भी कितना स्वार्थी हो गया था, सारी जिम्मेदारियां आकाश के कंधों पर डाल दी। अब देखो, ऐसे वक्त में भी वह श्रेया के साथ मौजूद नहीं है। वैसे तुम्हारा भाई काफी काबिल है। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि करण जितना प्यार अनिका से करते थे उतना ही प्यार आकाश से भी करते थे। और पिछले कुछ वक्त में आकाश की लीडरशिप के अंडर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने काफी तरक्की की थी। करण ने अपनी छाती फुलाकर कहा, अनिका, आई हैव टू टेल यू वन थिंग। पिछले कुछ दिनों में आकाश ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पीछे पछाड़ दिया है। अनिका अक्सर घर पर बिजनेस की बातों से दूर ही रहना पसंद करती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से अनिका यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश ने अपनी सूझबूझ से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पीछे करके गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भारत की नंबर 1 इंडस्ट्रीज बना दिया था। श्रेया के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए करण ने अनिका की ओर देखा और कहा, अरे भाई, आकाश को फोन तो लगाओ, उसे जल्द से जल्द घर बुलाओ। करण की बात सुनकर अनिका ने आकाश को कॉल लगाया, मगर आकाश कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आकाश का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मुस्कुराती हुई अनिका ने श्रेया से कहा, देखो, कमाल की बात है, आज शायद जिंदगी में पहली बार आकाश ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। सचमुच वह एक पक्का बिजनेसमैन हो गया है। कंपनी को आगे ले जाने के चक्कर में परिवार को भूलता जा रहा है। उसे आने दो। मुझे लगता है मुझे उसे समझाना पड़ेगा कि अब उसे अपने परिवार पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। अनिका की बात सुनते ही करण ने मजाकिया अंदाज में कहा, कहीं तुम यह सब कुछ इसलिए तो नहीं कह रही हो ताकि तुम्हारे रोहित की मारवा इंडस्ट्रीज फिर से नंबर 1 पोजीशन पर आ जाए। अनिका ने करण की इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि करण को पता था कि अनिका को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अनिका खुद एक बेहद सफल डॉक्टर थी। उसे ना तो रोहित के पैसों में इंटरेस्ट था और न ही करण की गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी लेने में कोई इंटरेस्ट था। कुछ देर तक करण के साथ बातें करने के बाद श्रेया अनिका को अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचते ही श्रेया काफी सीरियस नजर आने लगी। श्रेया ने अनिका से कहा, देखो अनिका, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। श्रेया के चेहरे पर सीरियसनेस देखकर अनिका ने कहा, क्या हुआ? आज तो इतनी खुशी का मौका है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? श्रेया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, पता नहीं यह बात तुमसे कैसे कहूँ, मगर आजकल रोहित और आकाश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। श्रेया की यह बात सुनकर अनिका दंग रह गई। जहाँ तक अनिका जानती थी, रोहित और आकाश भले ही बिजनेस राइवल थे, मगर वह दोनों एक दूसरे की काफी इज्जत करते थे। अनिका और रोहित को एक करने में आकाश का भी बहुत बड़ा हाथ था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अचानक श्रेया ऐसा क्यों कर रही थी। श्रेया की बात सुनकर अनिका ने फिर से आकाश को कॉल लगाया। वह जानना चाहती थी कि आखिर आकाश और रोहित के बीच में क्या चल रहा था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, अनिका के कानों पर एक अनजान आवाज पड़ी। एक आदमी ने अनिका से कहा, देखिए, आपने जिसको कॉल किया है वह इस वक्त दिल्ली हाईवे पर बहुत बुरी हालत में जख्मी पड़ा है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। अगर आप उनके परिवार से बोल रही हैं तो जल्दी से जल्द लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं उसे वहीं ले जा रहा हूं। फोन पर अनिका ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी, अनिका की सांसें जैसे रुक गई थी। अनिका ने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ है उसे? क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कौन हो? जैसे ही अनिका यह बात कही, तेज सांस ले रहे उस आदमी ने अनिका से कहा, देखिए मैडम, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचिए उनके परिवार के साथ। उनके पास वक्त बहुत कम है। जब फोन पर उस आदमी ने यह बात कही, तब अनिका फटी हुई आंखों से अपने बगल में खड़ी श्रेया की ओर देखने लगी।
अनिका के बदले हुए चेहरे के हाव भाव देखकर श्रेया भी कुछ कुछ टेंशन में नजर आने लगी थी। श्रेया ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम इतनी टेंशन में क्यों नजर आ रही हो? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रेया के इस बात का क्या जवाब देती। श्रेया ने अभी अभी अनिका को जो खबर सुनाई थी, उसके बाद अचानक आकाश के बारे में ऐसी खबर अनिका किस तरह से श्रेया के सामने रखती, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट करके श्रेया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अनिका कभी पैनिक नहीं होती थी, मगर अनिका को इस तरह पैनिक होते हुए देखकर श्रेया की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अपना हाथ अनिका के हाथों से छुड़ाते हुए श्रेया ने कहा, क्या कहा आकाश ने? तुम इतनी टेंशन में क्यों नजर आ रही हो, बताओ ना मुझे। अनिका जानती थी कि श्रेया की ऐसी हालत में उसे इतना बड़ा आघात देना ठीक नहीं होगा। अनिका ने श्रेया का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, इस वक्त बिना कोई सवाल करे चलो मेरे साथ। अनिका तेजी से श्रेया को अपने साथ लेकर गुलेरिया हाउस से बाहर की ओर दौड़ लगाने लगी। अनिका को और श्रेया को इस तरह हबड़ाहट में घर से बाहर निकलते हुए देखकर करण गुलेरिया ने अनिका को आवाज लगाते हुए कहा, अरे क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह क्यों जा रही हो? जब अनिका ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो करण समझ गए थे कि जरूर कोई इमरजेंसी थी। करण ने पिंकी को आया के हवाले करते हुए अपने केयर टेकर से कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो। अनिका तेज ड्राइव करती हुई श्रेया के साथ दिल्ली हाईवे से होती हुई लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। तभी अचानक अनिका की नजर दिल्ली हाईवे के किनारे पर पलटी हुई आकाश की कार पर पड़ी। कार की हालत बहुत बुरी थी। आकाश करोड़ों रुपए की लग्जरी कार में आया जाया करता था, जिससे सेफ्टी फीचर्स हाई लेवल के हुआ करते थे, मगर इतनी स्ट्रॉन्ग कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। यह देखकर अनिका की सांस जमने लगी थी। इससे पहले कि अनिका श्रेया का ध्यान भटकाने की कोशिश करती और उससे कुछ कह पाती या बात कर पाती, श्रेया की नजर सड़क के किनारे पर पलटी हुई आकाश की कार पर पड़ी। आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। श्रेया ने उस कार की कंडीशन को देखकर अनिका के कार के विंडो पर अपने हाथ पटकते हुए कहा, अनिका गाड़ी रोको, वह देखो आकाश की कार, अनिका गाड़ी रोको। मगर जब श्रेया ने देखा कि अनिका कार नहीं रोक रही थी, तब श्रेया हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। अनिका के कंधों को कसकर पकड़ते हुए श्रेया ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे यकीन है वह आकाश की ही गाड़ी है। मुझे लगता है आकाश का एक्सीडेंट हुआ है, तुम गाड़ी क्यों नहीं रोकती? श्रेया का हाथ अपने हाथों से झटकते हुए अनिका ने कहा, देखो श्रेया, इस वक्त शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है आकाश को, मैं तुम्हें आकाश से मिलाने ही ले जा रही हूँ। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर श्रेया हैरान रह गई। श्रेया के आंखों में जैसे आंसू जम गए थे। अनिका की बात सुनकर श्रेया को यह एहसास हो गया था कि जरूर आकाश किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था और अनिका उसे साफ साफ बता नहीं रही थी। धीरे धीरे श्रेया का चेहरा उतरने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो गया था। अनिका श्रेया को यह खबर इस तरह सुनाना नहीं चाहती थी, मगर अनिका यह भी नहीं जानती थी कि आकाश की कार का जहां एक्सीडेंट हुआ था उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या था, वरना शायद अनिका किसी और रास्ते से श्रेया को अस्पताल ले गई होती। कुछ देर में अनिका और श्रेया लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे। अनिका और श्रेया दौड़कर अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ थी, क्या कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया के अंदर से किसी ने जान निकाल ली थी और सिर्फ शरीर यहाँ वहाँ भटक रहा था। अनिका ने जब अस्पताल के स्टाफ से पूछा कि आकाश को कहाँ ले जाया गया है, तो अनिका ने देखा कि अस्पताल के स्टाफ का रिएक्शन काफी मायूसी भरा था। एक वार्ड बॉय ने इशारा करते हुए अनिका से कहा, मैडम आप उस तरफ इमरजेंसी वार्ड की ओर चली जाएं। जैसे ही अनिका अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तभी उस वार्ड बॉय ने अनिका को रोकते हुए कहा, देखिए मैडम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पेशेंट का चेहरा आप ना ही देखें तो अच्छा है। अगर आप उसकी कोई करीबी हैं तो शायद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे ही अनिका ने उस वार्ड बॉय की यह बात सुनी, तब अनिका ने सबसे पहले श्रेया की ओर देखा। उस वार्ड बॉय की बात सुनकर अनिका को भी गहरा सदमा लगा था, मगर वह जानती थी कि इस वक्त उसे हिम्मत दिखाकर श्रेया के बारे में सोचना होगा। मगर जब अनिका ने श्रेया की ओर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि श्रेया के कानों पर बात तो पड़ रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वह बातें श्रेया के दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। वार्ड बॉय की बात सुनने के बावजूद श्रेया के चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। अनिका ने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे इमरजेंसी वार्ड की ओर ले जाने लगी।
जैसे ही अनिका श्रेया को लेकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर दाखिल हुई, कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ ने अनिका को ऐसा करने से रोक लिया। एक लेडीज नर्स ने अनिका से कहा, मैडम प्लीज आप अंदर मत जाइए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कौन हैं और आपका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, मगर मैडम भले ही आप इस अस्पताल की मालकिन हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप इस वक्त अंदर मत जाइए। नर्स की बातें सुनकर श्रेया की सांस बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी। अनिका, जिसने श्रेया का हाथ पकड़ रखा था, उसे यह महसूस होने लगा था कि धीरे धीरे श्रेया के हाथ ठंडे पड़ने लगे थे। अनिका को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि श्रेया अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिरने वाली थी, तभी अनिका ने श्रेया को कंधे से पकड़ लिया और इससे पहले कि श्रेया बेहोश होकर जमीन पर गिरती, अनिका ने उसे सहारा देकर बगल में रखी हुई एक व्हील चेयर पर बिठा दिया। अनिका ने देखा कि श्रेया अपने होश खो बैठी थी। श्रेया का सर सीधे जाकर व्हील चेयर के हार्ड रेस्ट से जाकर टकराया। अनिका ने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि वो श्रेया को जल्द से जल्द एडमिट करें। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया की हालत बहुत नाजुक थी, वह 3 महीने पेट से थी। श्रेया का बॉडी चेकअप करने के बाद अनिका को एहसास हो गया कि श्रेया को आकाश की हालत के बारे में सुनकर एक गहरा सदमा लगा था, जिसकी वजह से उसे बेहोशी हुई थी। एक तरफ आकाश की ऐसी हालत के बारे में सुनकर अनिका जल्द से जल्द आकाश के पास जाना चाहती थी और दूसरी ओर श्रेया की ऐसी हालत में वह उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। कुछ देर तक श्रेया को ऑब्जर्व करने के बाद अनिका ने श्रेया को नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि वह जल्दी में होश में न आए और उसे फिर से कोई सदमा न लगे। अनिका जानती थी कि अगर दूसरी बार श्रेया को इस तरह का अटैक हुआ तो यह उसके और उसके होने वाले बच्चे की जान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। इसलिए बेहोशी की हालत में ही अनिका ने श्रेया को ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे श्रेया लंबे समय तक नींद में रही। श्रेया खतरे से बाहर थी, यह कंफर्म करने के बाद अनिका फिर से इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे के पास पहुंची। अनिका ने देखा कि कुछ हॉस्पिटल के लोग करण को अंदर जाने से रोक रहे थे, मगर करण सबके साथ मुकाबला करते हुए अंदर जाने की जिद कर रहे थे। करण का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि करण ने आकाश को अपने सगे बेटे की तरह ही माना था। करण कई लोगों से घिरे हुए थे जो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे, मगर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर करण उन सबको अपने आगे से धकेलने की कोशिश कर रहे थे। अनिका धीरे से चलकर करण के पास आई। करण का ध्यान अनिका पर बिल्कुल नहीं था, वह बस किसी तरह इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाना चाहते थे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब गुस्से से करण ने मुड़कर पीछे देखा तो वह अचानक ही शांत हो गए। उनकी नजरों के सामने अनिका खड़ी थी। अनिका धीरे से चलकर करण के पास आई और दबी हुई आवाज में कहने लगी, पापा आप कुछ देर यहाँ रुकिए, मैं एक बार जाकर अंदर आकाश से मिलकर आती हूँ। करण को दुनिया में अगर आकाश के अलावा किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा था तो वह थी उनकी सगी बेटी अनिका, जो न सिर्फ उनकी बेटी थी बल्कि इस दुनिया की सबसे काबिल डॉक्टरों में से एक थी। अनिका के रोकने पर करण बिना कुछ कहे हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी बेंच पर जाकर बैठ गए। अनिका धीरे से इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी हॉस्पिटल की वो नर्स जिसने अनिका को पहले अंदर जाने से रोका था, वो नर्स अनिका के रास्ते में आकर खड़ी हो गई और धीरे से अनिका को इशारे से अंदर जाने से रोकने लगी, मगर अनिका किसी की सुनने वाली नहीं थी। डॉक्टर अमृता होने के नाते अनिका ने कई खतरनाक केसेस सॉल्व किए थे और लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। यहाँ तक कि मयूर गुलेरिया की जान बचाने के बाद अनिका ने मयूर को फिर से पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था और अब मयूर बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी के सारे काम करता था। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों से मयूर ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी फिर से शुरू कर दी थी। एक डॉक्टर होने के नाते अनिका को यह पता था कि जिंदगी में कई ऐसे पड़ाव आएंगे जहां अनिका को अपनी मेडिकल स्किल का इस्तेमाल करके अपनों को बचाना होगा, और अनिका ने पहले ऐसा किया भी था। अपने हुनर से और अपने टैलेंट से अनिका ने कई बार अपनों की जान बचाई थी, मगर इस बार हॉस्पिटल स्टाफ की रिएक्शन देखकर अनिका को कहीं न कहीं एहसास हो गया था कि इस बार उसके सामने जो मुश्किल आने वाली थी वह बाकी सारी मुश्किलों से कई ज्यादा बड़ी थी। नर्स को अपने सामने से धीरे से हटाते हुए अनिका धीमे कदमों से इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाने लगी। इमरजेंसी वार्ड के अंदर ऑपरेशन की सारी तैयारियां की जा चुकी थी। सेंटर टेबल पर पेशेंट को लेटाया गया था। अनिका को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। धीरे धीरे अनिका ऑपरेटिंग टेबल के और पास जाने लगी।
जब अनिका की आंखों के सामने की तस्वीर कुछ साफ हुई तो अनिका के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। मेडिकल प्रोफेशन में होने की वजह से अनिका ने कई दर्दनाक एक्सीडेंट से जूझ रहे पेशेंट को देखा था, मगर इस बार अनिका ने जो देखा वो देखकर अनिका के होश उड़ गए। अनिका अपने आंखों से आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई। अनिका ने देखा कि आकाश के गले के आर पार एक बहुत बड़ा और भारी मेटल का रॉड आर पार हो चुका था। सरिया इस तरह से आकाश की गर्दन के पार हुआ था कि उसे निकालना भी बेहद कॉम्प्लिकेटेड था। जरा सी गलती पर ऑन द स्पॉट आकाश की मौत हो सकती थी। शरीर के बाकी कई हिस्सों पर बहुत गहरी चोट लगी थी। खून इतना बह चुका था कि एक साथ आकाश को 2 खून की बोतलें लगाई गई थी, मगर इस सबसे खतरनाक जख्म हुआ था जो इस भारी लोहे के सरिये ने आकाश की गर्दन पर किया था। आकाश के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। उसके होंठ पूरी तरह से सफेद पड़ चुके थे। जिंदगी की कोई उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही थी। अनिका जान चुकी थी कि बहुत देर हो चुकी थी। अब आकाश को बचाना किसी के बस में नहीं था। जिंदगी में पहली बार अनिका ने पेशेंट का इलाज करने से पहले ही मन हार मान ली थी। आकाश ने अनिका को काफी कम वक्त में काफी प्यार दिया था और अनिका एक बहन होने के नाते अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। हालांकि अनिका ज्यादा इमोशनल नहीं थी, ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, मगर मन ही मन वह अपने आकाश भाई से बेहद प्यार करती थी। और आज आकाश की ऐसी हालत देखकर अनिका फूट फूट कर रोने लगी। हॉस्पिटल का स्टाफ यह देखकर हैरान हो गया था कि जिस डॉक्टर अमृता की इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में लोग दाद दिया करते थे, वह डॉक्टर अमृता आज पूरी तरह से इमोशनली टूट चुकी थी। तभी बाहर से एक नर्स अंदर आई और जमीन पर घुटनों के बल बैठी अनिका के पास आकर धीमी आवाज में कहने लगी, मैडम, बाहर पुलिस आई है, क्या हम यह डिक्लेयर कर दें कि पेशेंट मर चुका है? अस्पताल की उस नर्स ने बड़ी ही धीमी आवाज में अपने घुटनों के बल बैठी अनिका के कानों के पास आकर पूछा, मैडम, बाहर पुलिस आई है, क्या हम पेशेंट को मरा हुआ डिक्लेयर कर दें? उस नर्स की बात सुनते ही अनिका ने अचानक ही अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को रोक लिया और अपने गालों से आंसू पोंछते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई। फिर तेज नजरों से उस नर्स को देखते हुए अनिका ने कहा, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि जब तक पेशेंट की सांसें चल रही है वह मरा नहीं? अस्पताल की मालकिन और डॉक्टर अमृता को इस तरह गुस्से से बात करते हुए देखकर नर्स ने झटके से अपने कदम पीछे लिए और माफी मांगती हुई अनिका से कहने लगी, माफ करना मैडम, मगर मैंने सीनियर डॉक्टर की बात सुनी थी कि पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है, और बाहर जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है तो मैं फौरन आपके पास चली आई यह पूछने के लिए कि उन्हें क्या जवाब देना है। अनिका जानती थी कि उस नर्स का कोई कसूर नहीं था, मगर अनिका अपने भाई को इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकती थी। अनिका ने नर्स को जवाब देते हुए कहा, बाहर जाकर कह दो कि डॉक्टर अमृता पेशेंट का ऑपरेशन करने वाली हैं। जैसे ही नर्स ने अनिका की यह बात सुनी, वह फौरन तेज कदमों से इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल गई। अनिका ने अपने इमोशनल स्टेटस को पूरी तरह से बदल दिया। वह जानती थी कि अगर वह आकाश को बचाना चाहती थी तो उसे इस वक्त अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना होगा। आकाश की जान बचाना बेहद मुश्किल होने वाला था, मगर अनिका बिना लड़े हथियार डालने वालों में से नहीं थी। सर्जिकल गाउन पहनकर अपने आप को ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार करने के बाद अनिका ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटे आकाश के पास पहुंची। आकाश की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। आकाश की आंखें कुछ कुछ खुली थीं, होठ पूरी तरह से सफेद पड़ चुके थे, धीमी धीमी सांसें चल रही थी। शरीर पर लगे जख्म इतने ज्यादा थे कि अनिका उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। अनिका जानती थी कि यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं था, बल्कि अपने आप को संभालकर अनिका ने यह तय किया कि सबसे पहले आकाश के गर्दन पर लगा हुआ लोहे का रॉड उसे किसी भी तरह आकाश के शरीर से निकालना होगा। आकाश को देखकर अनिका एक बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि आकाश के दिमाग का शरीर के साथ संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। पूरे शरीर में कहीं हलचल नहीं नजर आ रही थी। रॉड जिस तरह से आकाश के गर्दन के पार हुआ था, वह देखकर अनिका समझ गई थी कि आकाश के स्पाइनल कॉर्ड पर काफी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से दिमाग और शरीर के बीच का संपर्क टूट गया था और उसी की वजह से आकाश के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही थी। आकाश की आंखें खुली थी, मगर आंखों की पुतलियां बिल्कुल निर्जीव थी। अनिका यह बात भी समझ चुकी थी कि अगर किसी तरह हुआ आकाश की जान बचाने में कामयाब भी हो जाती है
तो यह एक चमत्कार होगा। मगर चमत्कार के बाद भी आकाश अपनी ब्रेन डेड कंडीशन से कभी बाहर आ सकेगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता था। अनिका पूरी तरह से ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो चुकी थी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले अनिका ने आकाश की आंखों में आंखें डालकर देखा। आकाश की निर्जीव आंखों में देखने पर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसका भाई अंदर ही अंदर चीख चीख कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे आकाश अपनी बहन की आंखों में आंखें डालकर उसे यह कह रहा था कि किसी तरह वह उसे बचा ले। अनिका आकाश को अच्छी तरह से जानती थी, इतनी आसानी से वह हिम्मत हारने वाला नहीं था। आकाश ने पिछले कुछ अरसे से अनिका के लिए जो कुछ भी किया था, वह दुनिया का कोई सगा भाई भी अपनी बहन के लिए नहीं कर सकता था। यह बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी और आज आकाश के एहसानों का बदला चुकाने का मौका अनिका को मिला था। मगर अनिका जानती थी कि इस बार डॉक्टर अमृता की स्किल अकेले आकाश को नहीं बचा सकती थी। आकाश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की थी तो वह थी ऊपर वाले के किसी चमत्कार की। अनिका ने अपनी आंखें बंद की और अपने भाई का ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर धीरे धीरे गुलेरिया परिवार के सारे लोग और मारवा परिवार के सारे लोग एक के बाद एक पहुंचने लगे थे। पूरे शहर में आकाश के एक्सीडेंट की खबर आग की तरह फैल गई थी। भीड़ को कंट्रोल करना हॉस्पिटल स्टाफ के लिए काफी मुश्किल हो गया था। पुलिस ने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात करने की रिक्वेस्ट अपने हेडक्वार्टर में भेज दी थी। जितनी पुलिस वहां मौजूद थी वह इतनी ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं थी। वहीं अस्पताल कॉरिडोर में करण के ठीक बगल में खड़ा सिद्धार्थ गुलेरिया अपनी पत्नी नंदिनी गुलेरिया के साथ धीमी आवाज में बात करते हुए कह रहा था, तुम यहीं करण अंकल के पास खड़े रहो, मैं जाकर प्रेस वालों से बात करता हूँ। जैसे ही सिद्धार्थ ने बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, करण ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रेस वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आकाश को कुछ नहीं होने वाला है। कुछ ही देर में आकाश खुद बाहर चलकर आएगा और प्रेस वालों से बात करेगा। जैसे ही करण ने यह बात कही, सिद्धार्थ अपनी पत्नी नंदिनी की ओर देखकर हैरानी से देखने लगा। सिद्धार्थ ने भी सुन रखा था कि आकाश की कंडीशन कैसी थी। करण ने जो बात कही थी वह मुमकिन नहीं थी। यह बात सिद्धार्थ और नंदिनी दोनों अच्छी तरह से जानते थे, मगर इस वक्त वह करण को किसी भी तरह की इमोशनल चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए वह दोनों अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहे। करण पिछले 2 घंटों से हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठे अपने सामने की दीवार पर देखे जा रहे थे। सिद्धार्थ ने इशारे से अपनी पत्नी नंदिनी को करण से कुछ दूर बुलाया और फिर धीमी आवाज में कहने लगा, देखो नंदिनी, इस वक्त करण अंकल की इमोशनल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कुछ देर यहीं बैठता हूँ उनके पास, तुम ऊपर जाकर श्रेया के पास बैठो। अगर उसे होश आ गया तो उसे किसी की जरूरत होगी। नंदिनी ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी नजर लग गई आकाश के हंसते खिलते परिवार को। एक तरफ श्रेया बहुत जल्द इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली थी और दूसरी तरफ आकाश के साथ यह हादसा होना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर श्रेया होश में आ गई तो मैं उसे किस तरह फेस करूंगी। नंदिनी की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने अपना सर झुका लिया। कुछ देर शांत रहने के बाद नंदिनी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर हम लोग उस घर से अलग नहीं हुए होते तो शायद आज आकाश। इससे पहले कि नंदिनी आगे कुछ कह पाती, सिद्धार्थ बड़ी बड़ी आंखों से नंदिनी को घूरने लगा। सिद्धार्थ ने दबी हुई आवाज में नंदिनी से पूछा, पुरानी बातों को बार बार याद मत करो। यह मत भूलो कि उस घर में मेरी कितनी इंसल्ट हो रही थी। हमने वह घर सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि हम दुनिया में इज्जत से सर उठाकर जी सकें। आकाश ने ना तो कंपनी में और ना ही घर में मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक रखा था। पहले व्योमा को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। उसके बाद अनिका शादी करके चली गई। पूरे घर पर और गुलेरिया इंडस्ट्रीज पर अकेले आकाश ही राज चलाता था। और तुम यह चाहती हो कि मैं उसका वहाँ बड़ा भाई होने के बावजूद उसके एक गुलाम की तरह सर झुकाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता। उसने पूरे घर को अपनी तरफ कर लिया था। कंपनी में मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं थी। मेरे डिसीजन को कोई इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी। हाँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरी हर बात गलत होगी।
नंदिनी सिद्धार्थ की बात सुनकर काफी हैरान हो गई थी। नंदिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ ऐसे नाजुक वक्त पर भी ऐसी बातें कर रहा था। अस्पताल में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नंदिनी को डर था कहीं किसी ने अगर सिद्धार्थ की बात सुन ली तो नंदिनी और सिद्धार्थ की बहुत बदनामी हो सकती थी। पूरे कॉरिडोर को दोनों तरफ से सील किया गया था। पुलिस के कुछ कांस्टेबल लोगों को कॉरिडोर में एंटर होने से रोक रहे थे। तभी एक सीनियर इंस्पेक्टर भीड़ को ढकेलते हुए अंदर आया और सीधे करण के पास आकर खड़ा हो गया। अपने माथे से पसीना पोंछने के बाद उस सीनियर इंस्पेक्टर ने करण से कहा, सर माफ कीजिएगा, वैसे यह वक्त आपको डिस्टर्ब करने का नहीं है तो नहीं, मगर मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। करण कानून की काफी इज्जत किया करते थे, इसलिए बिना इंस्पेक्टर की ओर देखे उन्होंने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। इंस्पेक्टर ने करण को धीमी आवाज में पूछा, सर मैं अभी एक एक्सीडेंट स्पॉट से होकर आया हूँ। बड़े ही दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि वह ड्राइवर जो आकाश की कार ड्राइव कर रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर मरने से पहले उसने बयान दिया जो काफी शॉकिंग है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर करण भी काफी हैरान हो गए। वह जानना चाहते थे कि आखिर आकाश के साथ क्या हुआ था। जब करण ने इंस्पेक्टर की ओर देखा तो अचानक ही ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ अनिका बाहर निकली, इंस्पेक्टर अपनी बात अधूरी छोड़कर तेज कदमों से अनिका के पास जाकर पूछने लगा, क्या हुआ डॉक्टर, पेशेंट की हालत कैसी है अब? अनिका का जवाब सुनने के लिए करण के साथ साथ कॉरिडोर में मौजूद गुलेरिया परिवार के सारे लोग तेजी से अनिका के पास आकर खड़े हो गए। कुछ देर तक करण को देखने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, देखिए फिलहाल पेशेंट की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। ऑपरेशन करके गले और गर्दन के बीच अटकी लोहे की रॉड तो मैंने निकाल ली है, मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अनिका की बात सुनकर करण के दिल की धड़कनें जैसे बैठ गई थी। करण एक झटके से कॉरिडोर की बेंच पर गिर पड़े। करण को इस तरह गिरता हुआ देखकर परिवार के सारे लोग दौड़कर उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़े। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह की खबर सुनने के बाद करण पर क्या गुजरने वाली थी, मगर अनिका को कभी न कभी यह बात परिवार वालों को कहनी ही थी। अगर वह इस वक्त करण के सामने यह बात ना भी करती तो कुछ वक्त के बाद करण को आकाश की कंडीशन के बारे में पता चल ही जाता। करण जिस तरह से हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी बेंच पर गिरे, वह देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितने ज्यादा सदमे में थे। मगर करण की एक हरकत ने सभी को चौंका कर रख दिया था। जब सिद्धार्थ करण के पास आकर उन्हें सहारा देने लगा तो करण ने अचानक ही अपने एक हाथ के इशारे से सिद्धार्थ को अपने पास आने से रोक लिया। यह बात इंस्पेक्टर के साथ साथ अनिका ने भी नोटिस की। करण ने ऐसा क्यों किया था यह बात कोई नहीं जानता था, मगर जब अनिका ने सिद्धार्थ के बगल में खड़ी नंदिनी की ओर देखा तो नंदिनी ने अपना सर झुका लिया। नंदिनी की आंखों में हो रही हरकत को देखकर अनिका को अंदाजा हो गया था कि जरूर कोई ऐसी बात थी जो नंदिनी अपने दिल में छुपा कर बैठी थी। अनिका जानती थी कि नंदिनी और सिद्धार्थ कई दिनों से गुलेरिया परिवार से अलग हुए थे, मगर जब अनिका ने नंदिनी को इस बात का कारण पूछा था तो नंदिनी ने सिर्फ इतना कहा था कि सिद्धार्थ अपना अलग बिजनेस खड़ा करना चाहते थे और अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। करण या आकाश के साथ किसी भी मनमुटाव के बारे में नंदिनी ने कभी कोई बात नहीं की थी। अनिका जानती थी कि नंदिनी कितने साफ दिल की औरत थी, इसलिए अनिका ने नंदिनी की बात मान ली और फिर ना कभी आकाश और श्रिया ने इस बारे में कोई बात की और ना ही अनिका ने उन लोगों से कभी इस बारे में कोई सवाल पूछा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलने के बाद अचानक ही बाहर खड़ी प्रेस रिपोर्टर की भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उनका शोर इतना बढ़ गया था कि उन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया था। सीनियर इंस्पेक्टर जो अनिका के बगल में खड़े थे वह तेजी से चलकर प्रेस रिपोर्टर की भीड़ के पास आ गए और अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन्होंने सबको शांत रहने का इशारा किया। जैसे ही प्रेस रिपोर्टर शांत हुए, उस सीनियर इंस्पेक्टर ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रेस रिपोर्टर से कहा, देखिए इस वक्त गुलेरिया परिवार काफी परेशान है, पर मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस वक्त उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। जहां तक आकाश की कंडीशन का सवाल है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने खुद डॉक्टर से बात की है,
उनकी कंडीशन के बारे में आप लोगों को इतला कर दिया जाएगा, मगर फिलहाल उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद सारे प्रेस रिपोर्टर शांत हो गए। जब इंस्पेक्टर वापस आए तो गुलेरिया परिवार से कुछ दूर खड़े हो गए और इशारे से अनिका को अपने पास आने को कहा। अनिका इंस्पेक्टर के पास पहुंची तो इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, देखिए मैडम, मिस्टर आकाश गुलेरिया के ड्राइवर की मौत हो चुकी है, मगर मरने से पहले ड्राइवर ने बयान दिया है कि यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही अनिका चौंक गई। आकाश के एक्सीडेंट के पीछे किसी की साजिश होने के बारे में अनिका ने सोचा भी नहीं था। आकाश काफी सिंपल किस्म का इंसान था। इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद आकाश के किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर कौन हो सकता है जो आकाश की जिंदगी के लिए इस तरह का खतरा खड़ा कर सकता था? यह बात अनिका के समझ में नहीं आ रही थी। आकाश उन लोगों में से था जो अपने हक की चीज किसी और को देकर उसे खुश करने के पीछे नहीं हटता था। फिर ऐसे इंसान का कोई कैसे दुश्मन हो सकता था? कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर से पूछा, किसकी साजिश है आकाश के एक्सीडेंट के पीछे? अनिका की यह बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर कुछ देर तक यहाँ वहाँ देखने लगा। इंस्पेक्टर इस बात की तसल्ली कर लेना चाहते थे कि उनके और अनिका के बीच हो रही बातें कोई और सुन नहीं रहा था। एक लंबी सांस छोड़ने के बाद इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, देखिए मैडम, फिलहाल तो यह केस अब तक ऑफिशियली ओपन नहीं किया गया है, मगर प्राइम फेसिए में आपको यह कह सकता हूँ कि यह केस एक सिंपल और सीधे साधे एक्सीडेंट का नहीं है। इसका कनेक्शन जरूर गहरा है। इंस्पेक्टर के गोल गोल बातें सुनने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर से कहा, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि किसका हाथ है ये सबके पीछे? अनिका की आंखों में और उसकी आवाज में काफी गुस्सा नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर ने अनिका को शांत करते हुए कहा, देखिए मैडम, ऑफिशियली तो इस वक्त मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, मगर आप मारवा खानदान की बहू हैं, गुलेरिया परिवार की इकलौती बेटी हैं। आपकी पावर के बारे में कौन नहीं जानता? मैं तो एक छोटा मोटा और मामूली सरकारी कर्मचारी हूँ। अगर यह बात मेरे सीनियर्स को पता चल गई कि मैं आपको केस के रिलेटेड बातें बिना किसी इजाजत बता दी है तो मेरी नौकरी पर आफत आ सकती है। मगर मैं जानता हूँ कि इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा आदमी आपका भाई है। हमदर्दी के नाते मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एक्सीडेंट होने के बाद कुछ देर तक आकाश जी का ड्राइवर वही हाईवे की सड़क पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोग उस ड्राइवर को और आकाश जी को अस्पताल ले जाने के लिए निकल गए थे। अस्पताल पहुंचने के बाद आकाश जी पर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई। उस ड्राइवर पर भी ट्रीटमेंट शुरू करने की कोशिश की गई, मगर अफसोस, ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मगर काफी चौंकाने वाली बात यह थी कि जो लोग उस ड्राइवर को अपनी कार में बिठाकर यहाँ अस्पताल तक लाए आए थे, उन लोगों ने हमसे कहा कि ड्राइवर बार बार उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर शरीर में उठ रहे दर्द के कारण वह ठीक से कुछ बात नहीं कर पा रहा था। जब उन्हें लगा कि ड्राइवर उन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो उन्होंने बड़े ही ध्यान से ड्राइवर की बात सुनने की कोशिश की। वह ड्राइवर बार बार यही कहना चाहता था कि एक्सीडेंट उसकी गलती की वजह से नहीं हुई थी। वो कोई नाम बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर जो लोग उस ड्राइवर को अपनी कार में यहाँ लेके आ रहे थे उन्हें वह नाम ठीक से सुनाई नहीं दिया। ट्रैफिक के शोर की वजह से और ड्राइवर की धीमी आवाज की वजह से वह लोग उस ड्राइवर के शब्द अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहे थे, और इसीलिए फिलहाल तो मुझे लगता है कि यह किसी मामूली एक्सीडेंट का केस नहीं है। इसके पीछे जरूर किसी न किसी की साजिश है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। आकाश के ड्राइवर ने मरने से पहले अगर यह कहा था कि एक्सीडेंट उसकी किसी भूल की वजह से नहीं हुआ था, इसका मतलब साफ था कि वो यह कहना चाहता था कि यह एक्सीडेंट पहले से प्लान्ड था। गहरी सोच में डूबी हुई अनिका के चेहरे की परेशानी देखकर इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, वैसे मैडम, अब आपके भाई आकाश की हालत कैसी है? क्या उनके बचने की कोई उम्मीद है? इंस्पेक्टर का सवाल सुनने के बाद अनिका ने अपना सर झुका लिया। अनिका के चेहरे की मायूसी देखकर इंस्पेक्टर समझ गया था कि अब उसे आगे आकाश की कंडीशन के बारे में अनिका से कोई सवाल नहीं करना चाहिए। अपनी इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म की टोपी पहनने के बाद वह इंस्पेक्टर जब करण की ओर जाने लगा तो अचानक ही अनिका ने उसे पीछे से आवाज देते हुए रोका और कहा, देखिए इंस्पेक्टर,
इस वक्त आकाश की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। परिवार को इस वक्त हौसले की और उम्मीद की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त इस एक्सीडेंट के बारे में आपको जो भी जानकारी मिली है वह आप परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। मेरे पापा आकाश को ही अपना सगा बेटा मानते हैं। उनकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है। अगर उन्हें यह पता चला कि आकाश का एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है तो पता नहीं इस वक्त उनकी मेंटल कंडीशन कैसी हो जाएगी। मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस वक्त यह बात सिर्फ अपने तक रखिए। जब तक कोई ठोस सबूत या एविडेंस नहीं मिल जाता, यह बात आप अपने तक ही रखिएगा। अनिका की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा और फिर धीरे से चलकर अनिका के पास आकर कहने लगा, देखिए मैडम, आप जो कह रही हैं मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। करण साहब इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी वजह से इस शहर को काफी कुछ मिला है। पुलिस महकमे में उनकी काफी रिस्पेक्ट है। मगर मैडम, आज नहीं तो कल यह बात सबको पता चल जाएगी कि एक्सीडेंट के पीछे किसकी साजिश है, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग इस केस की तहकीकात शुरू करने वाले हैं। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया तो यह बात आग की तरह फैल जाएगी कि आकाश गुलेरिया की एक्सीडेंट के पीछे किसी की साजिश थी। और अगर करण को इसके बारे में पता चला तो न जाने वह क्या कर बैठेंगे। इंस्पेक्टर ने फिर से यहाँ वहाँ देखकर बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका से पूछा, वैसे मैडम, क्या आपको किसी पर शक है? इंस्पेक्टर की यह बात सुनते ही अनिका चौंक गई। जब अनिका ने ध्यान से आकाश की पर्सनल लाइफ के बारे में सोचा तो उसे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो आकाश को अपना दुश्मन मानता था। अनिका को सीधे सीधे किसी पर शक नहीं हो रहा था। तभी इंस्पेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको मेरा कार्ड दे जाता हूँ। अगर आपको किसी पर भी शक हो या किसी के आकाश जी के दुश्मनी के बारे में पता चले तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं फौरन उस आदमी पर अपनी छानबीन शुरू कर दूंगा। क्या है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है आकाश जी। बिजनेस में किस तरह की कंपटीशन होती है यह बात तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कोई बिजनेस राइवल या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे आकाश जी की मौत से सीधा सीधा फायदा होने वाला हो, उन सबको अपने शक के दायरे में रखिएगा। अगर कोई नाम याद आए तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके बता दीजिएगा। इंस्पेक्टर अनिका को यह बात कहने के बाद हॉस्पिटल कॉरिडोर से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद भी अनिका गहरी सोच में डूबी रही। अनिका जानती थी कि इंस्पेक्टर जरूर अनिका को कुछ राज की बात कहना चाहता था। आकाश की मौत का सीधा सीधा फायदा अगर किसी को हो सकता था तो वह थी खुद अनिका, क्योंकि करण की इकलौती बेटी होने के नाते आकाश की मौत के बाद सारा का सारा बिजनेस एम्पायर और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अनिका का हो जाता। अनिका के अलावा ऐसा कौन था गुलेरिया परिवार में जिसे आकाश की मौत का सीधा सीधा फायदा हो सकता था। रही बात बिजनेस राइवलरी की, तो यह बात पूरी दुनिया जानती थी कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अगर कोई बिजनेस राइवल था तो वो था मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसका सीधा सीधा मतलब यह था कि अगर आकाश गुलेरिया का कोई बिजनेस राइवल था तो वह था रोहित मारवा। अनिका के दिमाग में कई सारे सवाल एक साथ घूमने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश की जान लेने की साजिश कौन कर सकता था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद जब अनिका ने मुड़कर पीछे देखा तो ऑपरेशन थिएटर से आकाश को स्ट्रक्चर पर बाहर लाया जा रहा था। जैसे ही आकाश का स्ट्रक्चर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, करण और बाकी गुलेरिया परिवार के सदस्य दौड़कर आकाश के स्ट्रक्चर के पास आ गए। आकाश के पूरे शरीर को एक सफेद चादर से ढका गया था। आकाश के सर पर सफेद पट्टियां लगी हुई थी जो खून के धब्बों की वजह से लाल पड़ चुकी थी। आकाश की ऐसी हालत देखकर करण पूरी तरह से टूट गए। वह वही आकाश के स्ट्रक्चर के पास घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। आकाश की उम्र 6 या 7 साल की थी। तब से करण ने आकाश को ही अपनी जिंदगी का सहारा बना लिया था। हालांकि करण ने व्योमा को गोद जरूर लिया था, मगर वह व्योमा के साथ कभी वह नजदीकियां नहीं बना सकते थे जो अक्सर बाप अपने बच्चों के साथ बनाते थे। सचमुच अगर करण को किसी ने औलाद का प्यार दिया था तो वह था आकाश। जितना प्यार आकाश ने करण को दिया था, उसी प्यार के बदौलत करण, जिसने जीने की सारी उम्मीदें खो दी थी, वह अनिका के आने तक अपनी सांसों को अपने शरीर के साथ बांधने में कामयाब हुए थे। वह लड़का जो कुछ साल पहले करण की जीने की इकलौती उम्मीद थी, वह आकाश आज अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था।
आकाश की ऐसी हालत करण से देखी नहीं जा रही थी। वह बस आकाश का स्ट्रक्चर पकड़कर रोते रहे। नंदिनी और सिद्धार्थ ने सहारा देकर करण को आकाश के स्ट्रक्चर से दूर करने की कोशिश की, मगर करण ने आकाश के स्ट्रक्चर को बड़ी जोर से पकड़ कर रखा था। आकाश की ऐसी हालत देखकर खुद नंदिनी भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को नंदिनी भी रोक नहीं पा रही थी। अचानक रोती हुई नंदिनी की नजर जब सिद्धार्थ गुलेरिया पर पड़ी तो वह हैरान हो गई। सिद्धार्थ के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ को आकाश की हालत पर दुख से ज्यादा परेशानी हो रही थी। नंदिनी को अपनी ओर देखता हुआ जब सिद्धार्थ ने नोटिस किया तो सिद्धार्थ ने अचानक ही नंदिनी को कंधों से पकड़ लिया और कहा, देखो, अगर हम इस वक्त टूट गए तो करण अंकल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जरा अपने आप को संभालो। जैसे ही सिद्धार्थ ने नंदिनी से यह बात कही, सिद्धार्थ की नजरें हॉस्पिटल कॉरिडोर के एंट्रेंस पर पड़ी। व्हील चेयर पर मारवा खानदान की दादी माँ अपने केयर टेकर के साथ दाखिल हुई। दादी माँ के ठीक पीछे आयशा मारवा और मारवा परिवार के कुछ लोग चलते हुए करण के पास आ रहे थे। जैसे ही दादी माँ और बाकी मारवा परिवार के लोग आकाश के स्ट्रक्चर के पास पहुंचे, अस्पताल के वार्ड बॉय और बाकी स्टाफ ने करण से कहा, सर प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। हमें पेशेंट को इसी वक्त स्पेशल आईसीयू वार्ड में ले जाना है। पेशेंट की हालत काफी नाजुक है, प्लीज आप रास्ता छोड़ दीजिए। अस्पताल के स्टाफ की बात सुनते ही करण गुलेरिया ने एक झटके से आकाश के स्ट्रक्चर को छोड़ दिया। शरीर को लगे झटके की वजह से करण सीधे जमीन पर गिरे। हॉस्पिटल का स्टाफ तेजी से आकाश का स्ट्रक्चर लेकर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया। स्पेशल आईसीयू वार्ड हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, दो मजबूत हाथों ने करण को कंधों से पकड़ लिया और धीरे धीरे उन्हें जमीन से उठाने लगे। करण लिफ्ट का दरवाजा बंद होते हुए देखते रहे। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया तो करण ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन दोनों हाथों ने करण के कंधों को मजबूती से पकड़ रखा था, वह हाथ रोहित के थे। जैसे ही करण को एहसास हुआ कि रोहित ने उन्हें पकड़ रखा था, अचानक ही करण ने रोहित के दोनों हाथ अपने कंधों से हटा लिए। करण की यह हरकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, खासकर अनिका, जो इंस्पेक्टर के जाने के बाद कुछ दूर खड़ी हुई यह सब कुछ देख रही थी। उसे यह देखकर एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण गुलेरिया ने रोहित के हाथों को अचानक झटक क्यों दिया था। क्या रोहित और करण के बीच कोई कड़वाहट पैदा हुई थी या कोई ऐसी बात थी जो रोहित और करण दोनों अनिका से छुपा रहे थे। करण गुलेरिया का बर्ताव देखने के बाद अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर दोनों खानदानों के बीच अचानक ऐसा क्या हो गया था कि करण रोहित के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। क्या कोई ऐसी बात थी जो करण और मारवा परिवार दोनों ही अनिका से छुपा रहे थे। अनिका जब यह सब कुछ सोच रही थी तब अचानक करण ने अपने सर पर एक हाथ रखते हुए धीमी आवाज में रोहित से कहा, आई एम सॉरी, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहने के बाद करण भी एलिवेटर की तरफ चले गए। जैसे ही करण को सहारा देने के लिए सिद्धार्थ ने अपने कदम आगे बढ़ाए, करण ने हाथ के इशारे से उसे भी अपने पास आने से रोक लिया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े लोग समझ गए थे कि करण किसी से बात नहीं करना चाहते थे और वह बस आकाश के पास जाना चाहते थे। करण लिफ्ट में इंटर होकर अकेले ही टॉप फ्लोर पर स्पेशल आईसीयू वार्ड में चले गए। करण के जाने के बाद दादी माँ ने अपनी व्हील चेयर अनिका की ओर घुमाई और अपने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर अनिका की ओर आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, देखो अनिका, तुम हमारे घर की बहू हो और गुलेरिया परिवार की बेटी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त गुलेरिया परिवार पर किस तरह की आफत आई है। भले ही गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार सालों से बिजनेस में एक दूसरे से टक्कर लेते रहे हों, मगर ऐसी घड़ी में मारवा परिवार पूरी तरह से गुलेरिया परिवार के साथ खड़ा है। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा भाई आकाश जल्द से जल्द फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसकी सेहत की और लंबी उम्र की मैं खुद प्रार्थना करूंगी। हालांकि दादी माँ अनिका को अपने भाई की सेहत पर तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका का ध्यान कहीं और ही था। उसे इंस्पेक्टर ने आकाश के एक्सीडेंट के बारे में जो बात कही थी, वह बात बार बार अनिका के जहन में घूम रही थी कि आखिर आकाश के एक्सीडेंट की साजिश किसने की थी।
जब दादी माँ ने देखा कि अनिका बात करने के मूड में नहीं थी, तो दादी माँ ने इशारे से अपने केयर टेकर लीला से कहा कि वह दादी माँ की व्हीलचेयर को वहां से ले जाए। जैसे ही लीला ने दादी माँ की व्हीलचेयर को ढकेलना शुरू किया, अचानक ही कॉरिडोर से जोर जोर से शोर शराबों की आवाज आने लगी। काफी बड़ी पुलिस की टीम तैनात कर दी गई थी, जो लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कॉरिडोर के एंट्रेंस पर खड़े थे। मगर ऐसा लग रहा था जैसे उस भीड़ को चीरता हुआ कोई शख्स अंदर आने की कोशिश कर रहा था। धक्का मुक्की बढ़ती गई और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने अपने हाथों में लाठी भी पकड़ रखी थी। फिर अचानक एक झटके से भीड़ के बीच से 4-5 लोग हॉस्पिटल कॉरिडोर के एंट्रेंस से सीधे अंदर चले आए। एक लंबा चौड़ा शख्स जिसने आंखों पर काले चश्मे पहन रखे थे और मुंह में पान दबा रखा था, वह अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ अंदर आया। अपने कपड़े ठीक करते हुए उस आदमी ने अपने हाथों से अपने बाल बनाए और अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल कॉरिडोर से चलता हुआ अनिका की ओर जाने लगा। उस आदमी ने जीन्स पैंट, ऊपर कुर्ता और कुर्ते के ऊपर एक जैकेट पहन रखा था। देखने में वो आदमी किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था, मगर चेहरे पर बिल्कुल किसी साबुन बेचने वाले सेल्समैन जैसी मुस्कान लेकर वह आदमी हाथ जोड़कर अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। अनिका के बिल्कुल पास आकर उस आदमी ने कहा, मैडम, आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरा नाम है युगराज चौधरी, जनता का सेवक। लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए पिछले 3 टर्म से हम ही को विजेता बनाकर अपनी सेवा करने के लिए नियुक्त कर रही है, और हमने भी जनता की इस भरोसे को कभी भी गलत साबित नहीं होने दिया। हमने भी अपनी कमर तोड़कर उनकी सेवा की। अब आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि जनता की सेवा करते करते कभी कभी कई लोगों से दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ती है, मगर वह क्या है ना कि मैंने तो कसम खा रखी है कि मैं बस पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी ताकत से लड़ना क्यों न पड़े। अनिका उस आदमी की बातें सुनकर काफी हैरान थी। ना तो पुलिस वाले उसे रोक रहे थे और ना ही अनिका जानती थी कि वह पॉलिटिशियन अचानक वहां क्यों आया था। अनिका के चेहरे की हैरानी पड़ते हुए युगराज ने अनिका से कहा, मैडम, गुलेरिया परिवार इस शहर का एक नामी परिवार है। इस परिवार के होनहार, ईमानदार और सबसे काबिल आकाश गुलेरिया के साथ इस तरह का हादसा हुआ, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मगर यकीन मानिए, जैसे ही मुझे आकाश के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, मैं खाने के टेबल से आधा खाना छोड़कर दौड़कर यहाँ चला आया। अनिका अब ज्यादा देर तक युगराज की बातें नहीं सुन सकती थी। अनिका ने युगराज की बात काटते हुए कहा, देखिए, आकाश अभी होश में नहीं है, अभी तो उससे कोई नहीं मिल सकता। अनिका युगराज की यह बात कहने के बाद जैसे ही लिफ्ट की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तभी अचानक अनिका के कानों पर युगराज की आवाज फिर से पड़ी, अरे सिद्धार्थ गुलेरिया, यह तो गजब हो गया। अभी हमारी दोस्ती हुए कुछ ही दिन भी नहीं हुए कि तुम्हारे परिवार पर इतनी बड़ी आफत आ गई। अनिका ने जैसे ही यह बात सुनी, अनिका ने लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए अपने कदम रोक लिए। अनिका हैरान होकर जब पीछे मुड़कर सिद्धार्थ की ओर देखने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ के ठीक बगल में खड़ी नंदिनी की आंखों में काफी डर था। सिद्धार्थ की हड़बड़ाहट में युगराज की ओर गया और कहने लगा, अरे युगराज भाई, आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर इस वक्त आकाश की हालत बहुत नाजुक है, अभी उसे कोई नहीं मिल सकता, और करण अंकल भी किसी से बात करने के मूड में नहीं है। इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कर सकता, युगराज ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं नहीं, यही वक्त है। सिद्धार्थ बाबू, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार के साथ रहें और अपने परिवार का दुख बांटें। हमारी दोस्ती तो बनी रहेगी, हमें तो बस आकाश की चिंता है। किसी तरह फिर से आकाश अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसे आकाश ने अपनी मेहनत और अपने हुनर से नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया है, उस कंपनी की वागडोर फिर से अपने हाथों में ले ले। अनिका बड़े ही ध्यान से युगराज की सारी बातें सुन रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि युगराज की बातों में कटाक्ष था या उसे सचमुच आकाश की फिक्र थी। सिद्धार्थ के साथ युगराज की दोस्ती भी अनिका को काफी अजीब लग रही थी। अनिका इस वक्त आकाश और श्रेया की सेहत के बारे में सोच रही थी, इसलिए इन सब बातों पर अनिका का ध्यान ज्यादा नहीं था। जैसे ही अनिका आकाश को विजिट करने लिफ्ट से टॉप फ्लोर की ओर जाने लगी, तब अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलने से पहले एक नर्स
स्टेयरकेस से दौड़कर आई और अनिका से कहने लगी, मैडम जल्दी चलिए, श्रेया मैडम होश में आ रही हैं। जैसे ही अनिका ने उस नर्स की यह बात सुनी, अनिका दौड़कर उस नर्स के आगे स्टेयरकेस की सीढ़ियां चढ़कर डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर VIP वार्ड में एडमिट श्रेया के पास जाने लगी। जैसे ही अनिका श्रेया के कमरे में पहुंची, अनिका ने देखा कि श्रेया की आंखें बंद थी और वह लगातार आकाश को आधी बेहोशी की हालत में बुलाने की कोशिश कर रही थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर श्रेया को पूरी तरह से होश आ गया तो उसे फिर से आकाश के एक्सीडेंट वाली बात याद आ जाएगी, और इस बार श्रेया को अगर कोई पैनिक अटैक हुआ तो यह उसके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं होगा। अनिका ने तुरंत साइड टेबल से एक इंजेक्शन की शीशी उठाई और एक इंजेक्शन के अंदर उस शीशी की सारी दवाई भरते हुए नर्स से कहा, देखो हम पेशेंट को ज्यादा देर बेहोशी की हालत में जानबूझकर नहीं रख सकते, यह बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। तुम एक काम करो, जब पेशेंट होश में आए तो उसे कह देना कि आकाश का एक्सीडेंट काफी माइनर था, उसके हाथ और पाँव में मामूली सी चोट लगी थी, मगर वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस कमरे में कोई दाखिल नहीं होना चाहिए। गुलेरिया परिवार का कोई भी सदस्य या श्रेया की पहचान का कोई भी इंसान उससे मिलने न आ पाए। किसी भी तरह से आकाश की हेल्थ कंडीशन की खबर हमें श्रेया से छुपानी होगी, वरना ये श्रेया और उसके होने वाले बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर नर्स भी समझ चुकी थी कि मामला कितना सीरियस था। नर्स ने भी हड़बड़ाहट में अपना सर हाँ में हिलाते हुए अनिका से कहा, मैडम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अनिका जान चुकी थी कि कुछ ही मिनट में श्रेया को होश आने वाला था। श्रेया को होश आने से पहले अनिका उस कमरे से चली जाना चाहती थी ताकि अनिका की आंखों में आकाश के लिए परेशानी श्रेया पढ़ न सके। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वह चाह कर भी आकाश की कंडीशन श्रेया से छुपा नहीं सकेगी। नर्स को सारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद अनिका ने नर्स से कहा, अभी कुछ ही देर में मैडम को होश आ जाएगा, उन्हें हर घंटे 2 घंटे में फ्रूट्स देते रहना और बाकी के इंस्ट्रक्शन मैं तुम्हें मैसेज करती रहूंगी। बस याद रहे कि आने वाले कुछ घंटे तक श्रेया को कोई मिलने ना आ पाए। नर्स ने अनिका को कमरे से बाहर तक फॉलो किया और कमरे से दरवाजे तक बाहर निकलते ही नर्स ने अनिका से कहा, मैडम आप फिक्र मत कीजिए, मैं यह दरवाजा बंद ही रखूंगी और कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। वहां से निकलने के बाद अनिका फिर से करण और आकाश के पास जाने के लिए लिफ्ट के पास लिफ्ट का वेट करने लगी। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तब अचानक अनिका का फोन बजने लगा। अनिका ने जब फोन स्क्रीन पर देखा तो एक प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था। अनिका यूं तो कभी अननोन नंबर का कॉल नहीं उठाती थी, मगर प्राइवेट नंबर का मतलब था कि जरूर कोई VIP अनिका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अनिका ने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, एक बेहद सॉफ्ट और मैच्योर औरत की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। इससे पहले कि अनिका हेलो कह पाती, उस औरत ने अनिका से कहा, बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं वह बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं। बच्चे एक दिन बड़े हो जाते हैं और फिर बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात भूल जाते हैं। माँ बाप की दुनिया से निकलकर बच्चे अपनी दुनिया बनाते हैं। कई बार बच्चे माँ बाप की दुनिया में सीखी हुई हर बात अपनी नई दुनिया में अमल में लाते हैं, तो कई बार वह भूल जाते हैं। यह किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हें लगा था कि सारा खतरा टल गया, अब तुम और तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो, मगर तुम एक बात भूल गई। तुम्हें अपने बड़ों से यह सीख मिली थी कि तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना है। खतरा तुम्हारे आसपास है, मगर उस खतरे को पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। यह सारी बातें सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने यह आवाज पहले भी कभी सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज अनिका के दिल के बेहद करीब थी। अनिका ने हड़बड़ाहट में उस औरत से पूछा, कौन है आप और क्या कहना चाहती हैं? कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद उस औरत ने फिर से बड़े ही सॉफ्ट और धीमी आवाज में अनिका से कहा, तुम इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान हो, मगर शक्ति के साथ साथ तुम्हें जो विरासत में मिली है वह है तुम्हारी शक्ति की ईर्ष्या। इंसान जितना शक्तिशाली होता जाता है, उसकी शक्ति पर ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ते जाते हैं। कभी कभी उन सारे लोगों की ईर्ष्या एक ऐसी ताकत बना लेती है जिसे खत्म करना खुद शक्ति के लिए भी बेहद मुश्किल हो जाता है। उस औरत की गोलमोल बातें अनिका की समझ में नहीं आ रही थी।
मगर उस औरत की आवाज़ जैसे अनिका के मन में गूंजने लगी थी। वह आवाज़ अनिका ने पहले भी कहीं सुनी थी। तभी अचानक अनिका को अपनी माँ की रिकॉर्डिंग याद आई। अनिका की माँ ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग के जरिए अनिका से कहा था कि उसे हमेशा चौकन्ना रहना है, खतरा हमेशा उसके आसपास बना रहेगा। अनिका को अपनी शक्तियों को लोगों पर जाहिर नहीं होने देना था। पिछले कुछ वक्त से अनिका ने कभी अपनी किसी भी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं की थी और आज अचानक आकाश के एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। कि आकाश पर जो हमला हुआ था वह अनिका के दुश्मनों ने करवाया था। अनिका के लगभग सारे दुश्मन अनिका की आंखों के सामने दम तोड़ चुके थे। फिर यह नया दुश्मन कौन था? और रहा सवाल फोन करने वाले नए दोस्त का। अनिका जानना चाहती थी कि इस वक्त फोन पर जो औरत अनिका से बात कर रही थी वह कौन थी। अनिका फोन पर बार बार चीखती रही, आप कौन हैं? आप मुझे ये सारी बातें क्यों कर रही हैं? बताइए आप कौन हैं? मगर फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। अनिका यह सोच कर हैरान हो रही थी कि उसने अभी अभी कॉल पर जो आवाज़ सुनी थी वह कहीं न कहीं स्वाति मल्होत्रा की आवाज़ के साथ काफ़ी मिलती जुलती थी। क्या इसका मतलब यह था कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा थी?